मैं हूं आपका मेजबान अरशद शरीफ। नाजरीन, प्रोग्राम पावर प्ले में खुश आमदेद। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने NA 122 का फैसला सुना दिया है। स्पीकर अयाज सादिक का इलेक्शन कलअदम करार दे दिया है। वहां पे रीपोलिंग का कहा गया है और स्पीकर अयाज सादिक जो कौमी असेंबली पूरे हाउस को प्रिजाइड करते थे, उनका इलेक्शन कलअदम करार देना, उसके आईनी असरात क्या होंगे, सियासी असरात क्या होंगे, कानूनी असरात क्या होंगे, इस पे हम बात करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का नाज़रीन आपसे तारुफ करवा दूं। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं रऊफ खलासा साहब, उनके साथ तशरीफ फरमा है आमिर मतीन साहब, उनके साथ तशरीफ फरमा है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शफकत महमूद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। फोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिर शाकिर, ब्यूरो चीफ हैं ARY इस्लामाबाद के। साबिर, आपसे बात का आगाज करते हैं। NA 122 का फैसला आ गया, जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट भी आई और ये वाला फैसला आ गया। कैसे देख रहे हैं? अगर आप इनका कंपैरिजन ड्रॉ कर सकें, क्या असरात होंगे? मेरा ख्याल है अरशद के जुडिशियल कमीशन से ज्यादा मजबूत आसाब जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के निकले हैं और आप ही के प्रोग्राम में वो इंकशाफ हुआ था। जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट गालिबन पैराग्राफ 534 है, नजरिया जरूरत जिसकी। तो मेरा ख्याल है कि जुडिशियल कमीशन ने नजरिया जरूरत के मुताबिक काम किया और इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो मजबूत आसाब का है और जो कुछ उसके सामने शवाहिद आए हैं उन्होंने आंखें खोल दी हैं और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले से साबित हो गया है कि जो इलेक्शन में धांधलियां होती हैं और उसको किस तरीके से छुपाया जाता है, कैसे दबाया जाता है, ये 3 महीने के अंदर ये फैसला आना होता है। लेकिन ये फैसला 2.5 साल तक लिंगर ऑन करते करते 2.5 साल बाद आया है और अगला मरहला जो आप देखेंगे वो फिर स्टे पॉलिसी चलेगी। जी साबिर शाकिर साहब, स्टे ऑर्डर हमने देखा, ख्वाजा साद रफीक के केस में भी स्टे ऑर्डर लिया गया और इस पे भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने कहा है कि जी हम सुप्रीम कोर्ट पे को अप्रोच कर सकते हैं, हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, कानूनी रास्ता अपना सकते हैं, जिसका मतलब है कि स्टे ऑर्डर की तरफ देख रहे हैं। मॉरली कितना इंपॉर्टेंट होगा और जस्टिफिकेशंस होंगी अयाज सादिक साहब के लिए स्टे ऑर्डर के पीछे छुपना? इसमें तो मॉरली भी नहीं और लीगली भी नहीं, और जो स्टे ऑर्डर के पीछे ऐसे छुपा जाता है वो सिवाय इसके कि टाइम गेन किया जाए और कुछ नहीं होता। और मैं हैरान हूं कि सुप्रीम कोर्ट आला अदालतों में कम से कम उन मैटर्स में, हालांकि ये टोटल अगर हम देखें किसी भी आप आईनी माहिर से पूछ लें, कानूनदान से पूछ लें, अच्छा जब ये इशू सुप्रीम कोर्ट में जो जाता है वहां पे लीगल इश्यूज डिस्कस होते हैं, वहां पे ट्रायल नहीं होता। 2 और 2 4 घंटे की टोटल हियरिंग होनी चाहिए, हो सकती है, और 4 घंटे की हियरिंग में फैसला हो जाता है कि लोअर कोर्ट का फैसला दुरुस्त है या गलत है, क्योंकि लॉ पॉइंट्स पे बात की जाती है। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट में या आला अदालतों में बिलअमूम इन इश्यूज को, इन केसेस को आइन के बजाय, कानून के बजाय पॉलिटिकली ज्यादा देखा जाता है, पॉलिटिकली ज्यादा हैंडल किया जाता है और उसी तरीके से जो वकला हैं वो लाए जाते हैं, मैदान में उतारे जाते हैं। ख्वाजा साद रफीक का हो या कोई और मैटर हो, वो हार्डली 4 घंटे से ज्यादा की समाअत नहीं है। और ख्वाजा साद रफीक का केस भी काफी अरसे से अब चल रहा है लेकिन उस पर फैसला नहीं आया। जनरल कयूम साहब, फैसला आ गया, कैसा महसूस होता होगा? जितने 342 का हाउस है वो मेंबर्स बैठते हैं, एक ऐसा स्पीकर जो प्रिजाइड करता था, जितने फैसले किए, उसका इलेक्शन ही कलअदम दे दिया गया, साफ शफाफ इलेक्शन नहीं था। क्या मॉरल जस्टिफिकेशन है स्पीकर के पास कि जाए आप सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर लें या लीगल रास्ता अपनाएं, रिजाइन क्यों नहीं करते? देखिए, बात यह है कि ये फैसला तो आया, तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि जो इलेक्शन कमीशन है उनके अपने नोटिस में जो बात आई तो उन्होंने इसको कलअदम करा दिया। लेकिन हम एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं और हमारा ये फ़ख्र है कि हम उससे गुजर रहे हैं। हम ऑनर करते हैं हर डिसीजन को, और जो स्पीकर नेशनल असेंबली थे जो जिनके उनको कलअदम करा दिया, उनके पास एक लीगल वे है। देखिए, बात यह है कि आप स्टे के पीछे छुपने वाली बात नहीं है। स्टे भी तब भी होगा, ये अदालतों के और कानून का और आपके राइट्स का एक हिस्सा है। इसके बाद आप हाई कोर्ट्स और हायर कोर्ट्स में जा सकते हैं, बिकॉज अगर आप मुतमईन नहीं हैं, और जो कि हो सकता है, अब हर कानून के पूरे प्रोसीजर को आप देख लें, उसके ऊपर फॉलो होगा।
बट एट द एंड ऑफ द डे लेट्स से हाई कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट के बाद भी ये फैसला होता है कि नहीं ये एस्टेब्लिश हो गया, इसमें यही हो गया, तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये फिर बड़ी मॉरल एक सिचुएशन भी बन जाती है और वो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा लेसन है हम सब पॉलिटिशियंस के लिए कि उसके अंदर अगर हमारी जाती इन्वॉल्वमेंट होती है तो फिर तो उसका जवाब खुद इंडिविजुअल को देना होगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आज अभी साबिर शाकिर साहब कह रहे हैं ना कि जुडिशियल कमीशन तो नजरिया जरूरत था, पैराग्राफ 534 में लिखा हुआ है। क्या नहीं, पैराग्राफ 534 के नहीं, उनके पास जितने फैक्ट्स एंड फिगर्स थे उसके ऊपर बेस करके उन्होंने कहा आपने ये जो TORs के ऊपर आपने हमें बताया उसके मुताबिक हम ये जस्टिफाई नहीं होता, और पूरी कौम ने उसको वेलकम भी किया और सारी बात है, और आई थिंक दैट वाज आल्सो इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। बट ये फैसला इसलिए नहीं हुआ कि पॉलिटिकली इसके अंदर ये फायदा है, तो इसलिए उन्होंने अपनी जस्टिफिकेशन पे किया। अगर ये जुडिशियल कमीशन ये देखता कि उनके पास प्रूफ्स आ जाते और ये अपोजिशन उसको प्रूफ्स को लेके आगे आती तो आगे साद रफीक साहब का भी आपने सामने आपके है, आपके ख्याल में देखें हम उस दौर में रह रहे हैं जहां प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ FIRs दर्ज होती हैं। ये वो दौर है जहां मैं आप और सारे बैठ के हमारे दिल में जो चीज आती है हम कह सकते हैं, और ये हमारा प्राइड है जिम्मेदारी के साथ। तो जस्ट जिम्मेदारी के साथ। और मैं कहता हूं कि मीडिया की आजादी, जुडिशियल सिस्टम की एक ओपननेस, और जिसके ऊपर एक सिटिंग स्पीकर के खिलाफ ये फैसला आ रहा है और उसके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है। और रऊफ क्लासा साहब आपकी तरफ मैं आऊंगा। जुडिशियल कमीशन का हमने पूरा डिटेल्ड फैसला भी पढ़ा, उसकी फाइंडिंग्स भी हमने देखी, और आज ट्राइब्यूनल का ये वाला फैसला जिस पे अयाज सादिक साहब का जो इलेक्शन है वो साफ शफाफ नहीं था, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस होंगे जो भी होंगे, लेकिन फाइनल जो वर्ड है उसमें एक साफ शफाफ इलेक्शन नहीं था। कैसे कंपेयर करेंगे दोनों को? अर्शद, अब अगरचे वो कंट्रोवर्सी सेटल हो चुकी है, हम इसको रिवाइव नहीं करना चाहते, लेकिन बड़ा एक अच्छा आपका सवाल भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है वाला हिसाब है कि जुडिशियल कमीशन का एक अजीब व गरीब फैसला है। मैं मैंने बैठ के उसको देखा, पढ़ा भी सही थोड़ा सा, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कह सकते हैं मुज़िका खेज हैं। उसमें माना गया फलां 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 को एक नहीं दर्जनों उन्होंने उसमें इरेगुलरिटीज जो चीज़ें हैं उनको आइडेंटिफाई किया है, वो कहते लेकिन धांधली नहीं हुई। अब ये तो उस पर मेरा ख्याल चीफ जस्टिस साहब या वो जो, और ये धांधली अब स्पीकर के हल्के में निकली है, वो निकली है उसमें सारी। सो मेरा ये ख्याल है, जो बात वो कह रहे थे हमारे दोस्त जो हैं साबिर शाकिर साहब, कि पाकिस्तानी कोर्ट मादरत के साथ बड़ा, क्योंकि वो जुडिशियल कमीशन है, अदालत नहीं, हम इस पर थोड़ा कमेंट कर सकते हैं कि ये नजरिया जरूरत पर चलती रही है। एक ही अदालतों ने कई फैसले उन्होंने दिए हैं, मुख्तलिफ अदालतें, मुख्तलिफ चीफ जस्टिस आते हैं और मुख्तलिफ फैसले करते हैं। शायद आप कह सकते हैं पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है, और ये इंसानी नेचर भी है, कोई इसमें हम किसी को ऐसा ब्लेम भी नहीं कर सकते इसमें। लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पे एविडेंसेस जो पेश हुए थे, एक तो PTI को अपने फॉल्ट्स मानने चाहिए, सारा भी हम उस पर जाकर उनकी बैशिंग अपनी जगह पे होगी कि इमरान खान साहब ने जो दावे किए थे, मेरे पास ये टैप है, मैं जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने धांधली की, रमदे साहब ने की, सेठी साहब ने की, मैंने की, आपने की, जब मौका आया तो इमरान खान साहब खुद भी विटनेस के तौर पर पेश नहीं हुए। ये चीजें भी हमें सामने रखनी पड़ेंगी कि जो हाइप इन्होंने क्रिएट की थी। और आपको याद होगा आपके प्रोग्राम में, हमने अपने प्रोग्राम में बैठ के बाकायदा एक लिस्ट पेश की थी कि खान साहब को जो चाहिए था 10 के करीब जो टॉप गन्स हैं पाकिस्तान के, उनको विटनेसेस के तौर पर बुलाएं, आसिफ जरदारी को बुलाएं आप, उसके बाद नवाज शरीफ साहब को बुलाएं आप, उसमें एतजाज अहसन साहब में एक लंबी लिस्ट है जो ये कहते रहे कि धांधली, अभी भी कहते हैं वो। सो इमरान खान साहब के पार्ट पे भी वहां पे बहुत सारे लैप्सेस हुए हैं। लेकिन जो बात मैं नहीं समझ सका कि आपके मेरा वाला हिसाब है कि हम स्कैंडल लेके आए, उसमें बैठ के किसी बंदे के बारे में, आमिर मतीन साहब के बारे में सपोजली किसी और कोई का नाम लेंगे नाराज हो जाएगा। आमिर साहब के बाद नहीं, आप भी अगर जेंटल आदमी है सर, मुझे कहने में हर्ज नहीं, आपके बाद जेंटल नहीं, आई एम सॉरी सर। तो मैं सारी चीजें बता के कि बला 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 ये आखिर पे को नहीं इज ए जेंटलमैन। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा वहां पे जुडिशियल कमीशन ने भी ये काम किया है कि सारी उसमें रेगुलरिटीज उन्होंने हमें बताई हैं, उसके बाद कहते नहीं है जी इलेक्शन जो है ना ये शफाफ हुए। सो ये मेरा ख्याल उसमें कंफ्यूजन। बहुत इंटरेस्टिंग। समीर इब्राहिम साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अपनी पॉलिसी क्लियर की है, जैसे जन साहब भी कहते हैं कि जनाब एक कानूनी हक है, कानूनी रास्ता है, हम वो अपनाएंगे, और ख्वाजा साद रफीक साहब के केस में भी यही रास्ता अपनाया गया, तो क्या अदालतों की छाव में छुपने की कोशिश करेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज? जी समीर इब्राहिम साहब। समीर इब्राहिम से मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही क्योंकि शायद लाइन मेरी अंदर स्टूडियो में नहीं दी इन्होंने। राइट, समीर इब्राहिम साहब अब आपको आवाज क्लियर हो रही है?
चले हम समी इब्राहिम से कोशिश करते हैं कि राब्ता बहाल हो। आमिर मतीन साहब, यही सवाल आपकी तरफ। एक अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें, जो अदालतें हैं हमारी, उसको अप्रोच किया जाता है और वहां से इंसाफ की तवक्को होती है और इंसाफ जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ख्वाजा साद रफीक साहब का केस भी गया हुआ था, इतने अरसे से अब चल रहा है और यहाँ भी अब कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। अच्छा, सबसे बदकिस्मती की बात ये है कि अदालती धांधली, इलेक्शन से रिलेटेड धांधली जो है, उसमें सबसे बड़ा इशू ये हमारे इन अदारों का रहता है कि हमारे इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैं, 120 दिनों में फैसला करना होता है। जिस मैंने दानियाल का जिक्र किया, उसका अगला इलेक्शन के होके भी 2.5 साल गुजर गए हैं, उसके 2008 के अभी तक फैसला नहीं आया। बात करो छोटा सा, सॉरी सर, इवन डॉक्टर शेर अफगन जो हैं वो जाके कब्र में जाके सो गए, फैसला उनका अभी तक नहीं हुआ। जी सर, लोग कब्रों में चले जाते हैं, 10-10 साल गुजर जाते हैं, वो फैसला नहीं होता। तो अभी और साथ ही वही इलेक्शन कमीशन का होता है कि उनकी ये सारा जो जुडिशल कमीशन की जो इंक्वायरी सारी हुई, उससे एक बात तो स्टैब्लिश हो गई कि वहां पे अगर धांधली नहीं भी हुई तो लैप्स बहुत सारे अफसरान का था। और मैं समझता हूँ इमरान खान ठीक कहते हैं कि उनको सजाएं देनी चाहिए बिल्कुल, या उनको कुछ ना कुछ सजनिश होनी चाहिए। यहाँ भी अभी अदालत में अभी बात यह है कि इसको डंप ना करें। ख्वाजा साद रफीक वाला भी इनके पास फैसला आया है, वन वे और अनदर फैसला कर दें और इसको भी फारिग, जब ये आएंगे ऑफ कोर्स उनका राइट है कि अदालत में आगे जाएं, सुपीरियर अदालत के अंदर, पर जो ही आए अदालत उसको, क्योंकि इस लेवल पे जो अपील होती है उसमें आप री इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, आपने सिर्फ उसका कानूनी पहलू देखना होता है कि जनाब ये इसके अंदर कोई कानूनी है, फैसला कर दें। इस पे समी इब्राहिम साहब, जब ख्वाजा साद रफीक साहब सुप्रीम कोर्ट गए तो उन्होंने भी यही लाइन ली कि जनाब अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस थे, ऑफिशियल्स के थे, तो उसकी सजा मुझे क्यों दी जाए। और जो अभी फैसला आया है उस हवाले से जो कोर्ट में आपको पढ़ के बताता हूं, ट्राइब्यूनल जजमेंट का, उसमें कहा जा रहा है कि इलेक्शन मशीनरी वाज मटीरियली अफेक्टेड बाय इरेगुलरिटीज ऑफ ऑफिशियल्स। और कहा यह जा रहा है कि रिगिंग इसमें प्रूव नहीं हुई, लेकिन ये इलेक्शन मशीनरी जो थी वो अफेक्ट हुई है इरेगुलरिटीज ऑफ ऑफिशियल्स की वजह से, जिसके तहत वो अदालतों का और कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। याद सादिक साहब, क्या कैसे देखते हैं आप इसको, क्या कहेंगे? देखिए, ये बात जो है ये बिल्कुल सही है कि जुडिशियल कमीशन ने भी यही कहा, लेकिन बात इरेगुलरिटी की है। इमरान खान ने भी ये कहा था कि इरेगुलरिटीज हुई हैं, आप 4 हलके खोल दें, लेकिन आज समझ में आ रही है ये जो सारे के सारे अब फैसले आ रहे हैं कि हुक्मरान क्यों इससे खौफजदा थे, क्यों इन हलकों को नहीं खोलना चाहते थे, क्योंकि ये रवायती सियासतदान है, ये हमेशा से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, इनको पता है कि कहां पर किस अंदाज में यहां पर फ्लॉज मौजूद हैं और उनको किस तरीके से हमने खेलना है। और यही वजह है कि ये स्टेटस को बरकरार रखना चाहते थे। और जब इमरान खान ने ये बात की कि जनाब ये आप 4 हलके खोलें, तो सब ने ये कहा कि हम नहीं खोलेंगे, क्योंकि अगर 4 हलके खुल गए और उसमें रेगुलरिटी साबित होगी तो फिर पूरे मैंडेट पर जो उनका है उस पर एक सवालिया निशान आ जाएगा। बुनियादी तौर पर मैं अरशद ये कहूंगा आपसे कि आज जो फैसला आया, इसको ये है तो 1 हलके का फैसला, लेकिन ये कोई एक सीट का मामला नहीं है। यहां पर हम परसेप्शंस की बात कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, अगर इस सिस्टम को ठीक करना है, तो इमरान खान जो कह रहे थे आप उसी कॉन्टेक्स्ट में देखें कि इलेक्शन सिस्टम में फ्लॉज हैं और वो स्टेटस को की कुव्वतों ने बर्पा किया हुआ है। वो फ्लॉज बाय डिजाइन भी हो सकते हैं। चोर अपने निशान नहीं छोड़ते, बड़ा मुश्किल होता है इसको साबित करना। आपने इन चीजों को करेक्ट करना है। अगर आप इन्हें करेक्ट करेंगे तो अगला इलेक्शन भी आप मैंडेट उन लोगों को दे सकेंगे जो वाकई इसके हकदार हैं। आज ये बात 2.25 साल के बाद साबित हो रही है कि जो बैठे हुए हैं असेंबलियों में 4 हलकों की बात की थी, उनमें से 2 हलकों में ये बात सामने आ गई कि इरेगुलरिटीज हुई हैं, बेजाब्ती हुई है। बिल्कुल समी इब्राहिम साहब, बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है ये। वसीम अख्तर, सीनियर रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं फोन लाइन पे। वसीम अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आपसे मेरा सवाल ये है, अयाज सादिक साहब का तो इलेक्शन रीपोलिंग का ऑर्डर कर दिया है, वहां पे साफ शफाफ इलेक्शन नहीं थे, अब आपके इस्तीफे, उस पर डिसीजन कौन लेगा? देखिए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला है और मैं समझता हूँ इसको स्पिरिट लेना चाहिए और ये कोई किसी के लिए भी कोई खुशी की बात है नहीं। इरेगुलरिटीज सामने आई हैं और उनको देखते हुए ये फैसला मैं समझता हूँ आया है और मेरे ख्याल में अयाज सादिक साहब के पास एक हक भी मौजूद है। अगर वो अपील में जाते हैं, लेट्स सी, जैसे ख्वाजा साद रफीक गए थे, तो देखते हैं कि क्या होता है। दिस इज अ प्रोसेस। बिल्कुल वसीम अख्तर साहब, मैं आपसे, यही प्रोसेस है, बहुत अच्छी बात है, ये रास्ता भी होता है, अपनाना भी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए।
दुनिया भर में जहां पे भी पार्लिमानी जमहूरियत है वहां पे कोई आप मुझे मिसाल दे सकते हैं जहां पे स्पीकर का इलेक्शन कलअदम करार दे दिया जाए, वो इतने लंबे अरसे तक प्रोसीडिंग्स प्रिजाइड करता हो? जमहूरियत की किसी मुल्क से कोई मिसाल, आप पार्लियामेंटेरियन भी रहे, आपको याद आ रही हो ऑफ हैंड? ऑफ हैंड तो नहीं याद आ रही इस किस्म का इंसिडेंस कहीं हुआ हो, मगर जैसा कि मैंने कहा इट्स अ गुड प्रोसेस। अगर कोई किसी के तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गया और जो भी फाइंडिंग्स हुई वो सबके सामने आई हैं, इसी तरह मैं समझता हूँ जमहूरियत मजबूत होगी। मगर ये चीजें, इस किस्म की सोच, इस किस्म के फैसले, इस किस्म की जो प्रोसेस होता है वो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, मतलब पूरे मुल्क के लिए होना चाहिए, सिर्फ चंद सीटों के लिए नहीं जहां हाइप बन जाए, जहां बड़े बड़े लोग हों कैंडिडेट्स। राइट, वसीम अख्तर साहब, एक और सवाल इससे रिलेटेड कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने बाकायदा पॉलिसी ऐलान किया कि जनाब हम कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे, बिल्कुल उनका कानूनी हक है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट क्या समझती है, स्पीकर कौमी असेंबली की अब मॉरल जस्टिफिकेशन रहती है कि वो स्पीकर रहें और इस फैसले को चैलेंज करें कानूनी तौर पे, जो कि उनका हक है, लेकिन मॉरल जस्टिफिकेशन क्या होगी उनके पास? देखिए, मुल्क बहुत मुश्किलात में घिरा हुआ है। मॉरल जस्टिफिकेशन तो अभी हमने थोड़े दिन पहले देखी कि इन ब्लॉक इस्तीफे किए गए और फिर रूल्स की भी वॉयलेशन हुई, आइन की भी खिलाफ वर्जी हुई और 40 डेज भी हमारे सामने नजर आए और फिर भी लोग पार्लियामेंट में आके बैठ गए। देखना ये है कि और फिर उनके पास एक जस्टिफिकेशन है भी, अगर वो अपील में जाते हैं तो ही कैन कंटिन्यू। मॉरल जस्टिफिकेशन बनती है भी और नहीं भी है, डिपेंड्स ऑन अयाज सादिक साहब कि वो किस तरह लेते हैं इसको। बिल्कुल, अयाज सादिक साहब की जो अभी तक हमारे पास चीजें आ रही हैं, अयाज सादिक साहब ने वजीर आजम से बात की है, पार्टी का लाए अमल पूछा है और उन्होंने कहा है कि जनाब मैं फैसला तस्लीम तो करता हूं लेकिन इस पे मुझे कुछ तहफ्फुज़ात हैं। देखिए ना, अब वो सामने आ गई ना, अब पार्टी पॉलिसी भी इसमें होती है, जाहिर है वो अपने लीडरान से मशवरा भी करेंगे कि इस पे स्टेप डाउन होना चाहिए या नहीं। अभी कबल वक्त है साहब, मेरे ख्याल में। यानी आपकी पार्टी की अभी इस पे वाज़ेह पॉलिसी नहीं है इस हवाले से? नहीं, मेरी पार्टी की इस पे पॉलिसी नहीं है कि ही शुड स्टेप डाउन और नॉट। इनकी पार्टी को डिसाइड करना होगा, पीएमएलएन के लीडरान को डिसाइड करना होगा कि आया कि वो अपील में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। राइट, वसीम अख्तर साहब बहुत शुक्रिया। शफकत महमूद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर से इलेक्टेड एमएनए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शफकत महमूद साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। अयाज सादिक साहब कहते हैं फैसला मैं तस्लीम करता हूं लेकिन मेरे तहफ्फुज़ात हैं। पार्टी लाइन पूछने के लिए उन्होंने वजीर आजम से मशवरा मांगा है, वजीर आजम ने उन्हें कानूनी रास्ता इख्तियार करने का कहा है। मॉरल जस्टिफिकेशन अयाज सादिक साहब की क्या रहेगी? देखिए अरशद, पहली तो बात यह है कि हमने 4 हलके शुरू में खोलने के लिए कहा था और उनमें से 2 हलकों का फैसला आया और दोनों फैसले जो है वो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स जो थे उनके हक में आए हैं। हमारा झगड़ा कोई अयाज सादिक साहब से नहीं है। इमरान खान साहब तो 3 सीटों से जीत चुके थे 4 में से, तो इसलिए उनका एमएनए होना, वो तो ऑलरेडी एमएनए है। लेकिन ये एक निज़ाम ऐसा ख़तरनाक निज़ाम है, ऐसा ये भयानक निज़ाम है कि जिसमें 2 साल 2.5 साल लगते हैं कोई दाद रसी हासिल करने के लिए, और वो भी अगर पार्टी की तरफ से लाखों रुपए खर्च किए गए रिकॉर्ड निकलवाने के लिए, बाकी चीज़ें कराने के लिए, एक डिलीजेंटली परसू किया उसको। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक आम आदमी जो कि जिसके पास ये वसाइल नहीं है, जो इतना खर्चा नहीं कर सकता, उसको कभी एक फ्रॉड इलेक्शन का कभी उसको दाद रसी मिल सकती है? तो ये हमने इस सिस्टम को एक्सपोज किया, इस सिस्टम को बेहतरी के लिए ये सारा कुछ किया और इसमें आपने ये देखा कि ये जो रिजल्ट आया है या जो पहले 125 का आया है, अयाज सादिक के पास एज एन इंडिविजुअल उनके पास कानूनी रास्ते हैं और वो उनको यकीनन वो कानूनी रास्ते अख्तियार करेंगे। लेकिन अगर आप इसको सारे निज़ाम को देखें कि 2.5 साल इतना खर्चा, निजाम पे सवाल उठ गया है यकीनन। और आपका जो जिस तरह आपने जिक्र किया कि ये सारी चीजें शुरू है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाए अमल क्या होगा? जब आप असेंबली में जाएंगे, अयाज सादिक साहब अगर अदालती चादर ओढ़ के आ जाते हैं किसी स्टे ऑर्डर की, तो क्या आप उन्हें उस सीट पे बैठने देंगे, एक्सेप्ट करेंगे?
دیکھیں جو اگلا لائے عمل ہے اس کا اعلان آج رات انشاءاللہ عمران خان صاحب تقریباً 9:30 پونے 10 بجے قریب اعلان کریں گے. وہ لاہور میں موجود ہیں, وہ اس کے بارے میں بتائیں گے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب تک یہ فیصلہ ان دا فیلڈ ہے, آبویسلی ایاز صادق صاحب اس وقت نہ ایم این اے ہے, اور کیونکہ ایم این اے نہیں ہے تو وہ اسپیکر بھی نہیں ہے, تو اس لیے اس وقت ان کی پوزیشن جو ہے وہ نیچرلی ایز اے اسپیکر وہ کنٹینیو نہیں کر سکتے. بعد میں وہ کیا کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ این اے 122 کا فیصلہ آئے گا, اس فیصلے کی روشنی میں یہ فیصلہ کروں گا کہ میں دوبارہ قومی اسمبلی جاؤں گا یا نہیں. ابھی تک ان کی حاضری 0 جاری ہے. کیا عمران خان صاحب اب قومی اسمبلی واپس آئیں گے؟ جی نہیں, عمران خان صاحب انشاءاللہ ضرور اسمبلی میں آئیں گے اور ہم اپنا آئندہ لائے عمل کا بھی اعلان کریں گے. لیکن مجھے آپ ایک چیز بتائیں کہ یہ جن لوگوں نے یہ الیکشن کروایا, جن لوگوں نے یہ جو الیکشن کمیشن ہے, یہ جو لوگ ہیں, ان کی کیا کریڈیبلٹی رہتی ہے؟ جوڈیشل کمیشن نے کیا کہا؟ جوڈیشل کمیشن نے 40 نکات اٹھائے ہیں الیکشن کمیشن کی کوتاہیوں پہ. اس کی کیا کہنا چاہیے, میں تو کہتا ہوں کرمنل کوتاہیاں جس کے بارے میں جوڈیشل کمیشن نے کہا ہے. اور اس کے بعد ابھی لوکل گورنمنٹ الیکشن آنے والا ہے, ان کی کیا حیثیت ہے؟ ناظرین یہاں پہ بالکل شفقت صاحب ہم یہی ڈسکشن جاری رکھیں گے. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں سپیکر قومی اسمبلی کہنا چاہیے یا سسپینڈڈ سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب یا سابق ایم این اے, ان کی وزیر اعظم سے بات ہوئی ہے. وزیر اعظم سے انہوں نے پارٹی لائے عمل پوچھا ہے اور ان کو مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ قانونی راستہ اختیار کریں. یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا آپشنز ہیں. عمران خان صاحب 10 بجے جو میڈیا سے بات کرنے جا رہے ہیں, کیا آپشنز اپنی پارٹی کا لائے عمل کیا آگے رکھیں گے؟ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سابق سپیکر, سابق ایم این اے, سسپینڈڈ سپیکر, سسپینڈڈ ایم این اے ایاز صادق صاحب نے وزیر اعظم پاکستان کو فون کیا, ان سے پارٹی کا لائے عمل پوچھا. سینٹ صاحب, کیا سپیکر, سابق سپیکر, سسپینڈڈ سپیکر جو کہ امپارشل نیوٹرل بندہ ہوتا ہے, وہ پارٹی کا لائے عمل کیوں پوچھ رہا ہے وزیر اعظم سے؟ نہیں, میرے خیال ہے انہوں نے پارٹی کے لیڈر کو اپنے کو کنسلٹ تو کیا ہوگا نا. یہ تو فیکٹ ہے کہ آپ دو نو ایز اے اسپیکر نہیں, ایز اے اسپیکر نہیں, وہ ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہیں اپنے طور پہ اوپر, اور وہ فیصلہ جو ہوگا وہ بتایا جائے گا. دیکھیں میں 2-3 چیزیں کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب نے بات کی کہ ہمارا جو الیکشن کمیشن کا سسٹم ہے یہ خراب ہے. میں نے پرسنلی اس پہ اسٹڈی بھی کی ہے. اس کی نہ ان کی ایڈمنسٹریٹو نہ فائنانشل پوزیشن ٹھیک ہے. تو اس لیے جب آپ ان سے توقع رکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کو آپ نے دیا کیا ہے. تو یہ irregularities اور ایڈمنسٹریٹو ڈیفیکلٹیز ہیں, اس کے دونوں پہلو کو دیکھنا چاہیے. نمبر 2 میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا دوسرا, ہم نے یہ کہا کہ جب اس طرح کی اپیلیں آتی ہیں تو پورا وقت لگ جاتا ہے, لوگ مر جاتے ہیں. یس, ہمارے لیگل سسٹم میں بہت بڑے بڑے لکوناز ہیں, فلاز ہیں, اور ہمیں جوڈیشل سسٹم کو اور احتساب کے نظام کو بہتر بنانا ہے, اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں. لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پچھلے الیکشن عبوری حکومت نے کرائے, میاں نواز شریف صاحب کی اس نے گورنمنٹ نے نہیں کرائے, اور ایاز صادق کے اوپر کوئی ریگنگ کا کوئی بلیم نہیں ہے. تو آپ کی حکومت رہی ہے نا جی, بینیفیشری تو آپ کی جماعت رہی ہے. دیکھیں بینیفیشری تو اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے, بینیفیشری تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. ابھی ان کے اوپر ریگنگ کا کوئی الزام نہیں لگا. ان کے پاس ایک لیگل کورس ہے, وہ دیکھیں گے. اسمبلیوں کا سسٹم چل رہا ہے, ڈپٹی سپیکر موجود ہے. لیگل کورس تو مرجر کے پاس بھی ہوتا ہے نا, ایک قاتل ہوتا ہے اس کے پاس بھی ہوتا ہے. لیکن جب ہم سپیکر بات کرتے ہیں, کتنا بڑا سٹیچر ہوتا ہے, آرڈر آف پریسیڈنس آف پروٹوکول آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان کے عہدے پہ بھی وہ شخص فائز ہو سکتا ہے. یو آر ناٹ کنوکٹڈ ٹل آپ کا جو لیگل پروسیس پورا مکمل ہو. آپ کے اوپر کوئی الزام لگا دے کہ آپ نے قتل کیا یا میں نے قتل کیا, تو وہ اس وقت ہم یہ کہیں گے کوئی الزام لگائے یا الیکشن ٹرائیبیونل فیصلہ دے. فرق ہے نا, ٹرائیبیونل ہے, آپ کے کورٹ ہے, سیشن جج کچھ کہتے ہیں, ایک اپیل ہوتی ہے, سزائے موت ہوتی ہے. ہائی کورٹ کے اندر وہ ایک بڑے پرسپیکٹیو کے اندر لیگل کے بڑے ایکسپرٹس, زیادہ تجربہ کار لوگ سارے پروز اینڈ کانز دیکھتے ہیں. پھر آپ کو سپریم کورٹ کی, یہ آپ کا اور میرا حق ہے, یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم جا کے اپنے آپ کو سرخرو, اور جب وہ لوگ سرخرو ہوتے ہیں تو پھر ان کے ہار پہنائے جاتے ہیں, مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں شکر اللہ الحمدللہ کہ میں اینڈ کے اوپر جا کے. اب دیکھیں ہمارے چکوال کے اندر الیکشن کے ٹریبیونل نے ایک کہا کہ جنرل مجید ملک صاحب کی جیلی ڈگری ہے میٹرک کی, اور 100% اٹ واز رائٹ کہ وہ بالکل ٹھیک تھی. 1935 میں انہوں نے میٹرک کیا, کرتے کراتے انہیں انصاف مل گیا. یو نیور نو کہ ابھی اس کے پیچھے کیا ہے کہ آپ نے ایاز صادق
को एक convict हो गए। शहबाज शरीफ हम- साहब भी स्टे ऑर्डर पे वजारत चलाते रहे, ठीक है। साद रफीक साहब भी बिल्कुल। स्टे ऑर्डर पे मैं ये कहता हूं कि stay order के वजीर रहे। ऊपर- अब हमें एक स्टे ऑर्डर पे एक स्पीकर भी मिलेगा। नहीं, मकसद यह है कि स्टे ऑर्डर उसका राइट है, वो ले ले, लेकिन ये ठीक बात है कि अदल के निजाम के अंदर हमारा ऐसा होना चाहिए कि फौरी तौर पे फैसला हो और ये पता चले, और अगर कोई बंदा मुजरम है तो ऑफ कोर्स एक उसका बड़ापन political- होता है, एक मॉरल देखिए- हाई ग्राउंड होता है, देखिए वो सर, तो हमारी सियासत में इस्लाम की कोई चीज देखिए नहीं है। ये इंडिविजुअल का ये भी तो अगर वो इसको एक्सेप्ट करके डिफीट पीछे बैठ जाते हैं तो वो एक इकरार जुर्म कर रहे हैं। वो जब आके चैलेंज करते हैं इस फैसले को तो दैट मींस कि उसके अंदर इंटेग्रिटी है, एक मॉरल स्ट्रेंथ ट्राइब्यूनल है। अदलिया की सुप्रीमेसी पे एतमाद नहीं करेंगे। नहीं, देखिए ट्रिब्यूनल की एक अपनी रिसोर्सेज है, देन अगर ट्रिब्यूनल के फैसले फाइनल होते तो उसके ऊपर कोर्ट्स क्यों होती? आपको आइन आपका राइट क्यों देता कि आप अपील कर सकते हैं? दैट मींस के लकूना रह सकता है, और दैट इज द रीजन। देखिए हम लोगों को क्रिटिसाइज भी जरूर करें सिस्टम को, लेकिन उनका जो ड्यू राइट है वो भी हमें देना बिल्कुल, चाहिए। ड्यू राइट तो रिकॉग्नाइज करें। हम मोरालिटी की बात कर रहे हैं, जी, बिल्कुल। मॉरल स्टेचर की बात Moral कर रहे हैं। आमिर stature मतीन यही साहब, है। शहबाज शरीफ साहब एक दौर में स्टे ऑर्डर पे वजारत आला चलाते रहे, ख्वाजा साद रफीक साहब स्टे ऑर्डर पे फेडरल मिनिस्ट्री चला रहे हैं। अब क्या हम एक स्टे ऑर्डर पे स्पीकर भी देखेंगे, जो कि शायद दुनिया का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा? नून लीग को वैसे गिनीज बुक में काफी अपने नाम लिखवाने का शौक है। शहबाज शरीफ साहब जो प्रेसिडेंट भी थे पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के, वो ये काम काफी करते रहे। और दूसरा इससे रिलेटेड सवाल मेरा आपसे, क्या बतौर स्पीकर के ओहदे पे जो बंदा फायज रहे उसको वजीर आजम को फोन करके पार्टी लाए अमल पूछना चाहिए? गिनीज रिकॉर्ड बुक की बात हो रही है तो मुस्लिम लीग नून का एक ही होगा कि चौथी दफा भी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बनेंगे। आप देखिए पाकिस्तान, अल्लाह करे जी वो आपकी ज़बान। मेरा ख्याल है आपके इखलाकी तकाजे ना ये रोमन्स और जो है ना ग्रीक्स वाले हो गए हुए हैं कि बरतानिया टाइप के, कि जनाब कोई किसी के इल्ज़ाम लगता है तो वो पहले वो रिज़ाइन कर देता है, ये पाकिस्तान है और यहाँ तो उस वक्त तक ताकत नहीं कोई छोड़ता जब तक वो लोग खींच खींच के चाहे वैसे कोई नहीं छोड़ता। पर मेरा ख्याल आप सही कह रहे हैं कि आम असम्बली के मेंबर के लिए स्पीकर के लिए थोड़ा सा एक फ़र्क होता है, क्योंकि स्पीकर जो होता है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है। बाकी ये बात उनका कि नवाज शरीफ साहब से पूछना और पार्टी, क्योंकि जब स्पीकर बनते हैं तो आप टेक्निकली एंड मॉरली आप एक इम्पार्शियल बन जाते हैं, आपका पॉलिटिकल पार्टी स्टे से कोई ऑर्डर ताल्लुक वाला नहीं कोई रहता। कस्टोडियन ऑफ द हाउस हो सकता है? नहीं, स्टे ऑर्डर का एक राइट है, वो बिल्कुल उस पर मेरा ख्याल जाएंगे, पर वहां हमें उम्मीद ये है कि वहां फैसला जल्दी हो जाए, कि ना सिर्फ इसका फैसला हो जाए, ख्वाजा साद रफीक साहब का फिर भी। वो एक बड़ा मशहूर आप भी- जुमला था डिफेंस मिनिस्टर का कौमी असेंबली में, कोई शर्म कोई हया। वो आप दरमियान में जो तर्जमा ढूंढ रहे थे ना कि वो हाइडिंग बिहाइंड सुप्रीम कोर्ट स्कर्ट, ये वो वाला काम ना करें, इसका फैसला करवा लें, क्योंकि डर दोनों पार्टीज को नहीं होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ ये जो डर रहता है कि ये फैसला नहीं हो रहा मिड टर्म टर्म्स में कि किसी सूरत हाल है, शफकत अपना साहब अगर लाहौर मुझे है, इजाजत अपनी दे, मैं गवर्नमेंट है। रऊफ क्लासा से एक क्विक कमेंट लेके आपकी और समी की तरफ आता हूँ। रऊफ क्लासा साहब, ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर, उनका एक बड़ा फेमस जुमला था कौमी असेंबली में, कोई शर्म कोई हया। अरशद, इससे पहले जो स्पीकर रहे हैं उन्होंने 84 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करा के वो इतनी बड़ी सीट पे बैठे थे। अब किस कोई शर्म हया की बात करें, कहां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? सबूतों के साथ हमने दिखाया कि ये जो स्पीकर साहब हैं इन्होंने 84 करोड़ रुपए माफ करवाए, वो स्पीकर हो सकती हैं। तो आपका ख्याल है ये टायर शायर भी कोई डलवाए थे ना, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, मतलब वो भी एक- करोड़ों के थे। एक उसमें लंबी कहानी है कि हम किस किस का रोना यहाँ पे रोए, एक चीज। और दूसरी बड़ी अच्छी बात की इन्होंने यहाँ पे जनरल साहब ने, इलेक्शन कमीशन बड़ा ये बोगस है। इसको इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किसने किया था? इसके चारों मेंबरान किसने लगाए थे? पीपल्स पार्टी और नवाज लीग ने लगाए और एएनपी ने लगाए। इन्होंने मुश्तरका तौर पर बैठ के बंदर बांट की थी कि ये जनाब मेरे साहब हैं, इनको लगाए, ये मेरे हैं। ये चारों के चारों जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाए ये नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के लगाए हुए हैं। जो इन्होंने आके उसको फखरू भाई साहब को लगाया था तो वो भी तो ये सारे कंसेंसस थे। तो ये इलेक्शन कमीशन बोगस अगर है और अगर ये फेल हो गया डिलीवर करने में, बोगस का लफ्ज नहीं, चलो मैं कह रहा हूं सर, मैं कह देता हूं और फाइनेंशियल उनके पास नहीं सर, दे आर नॉट इक्विप्ड, सर मैं कह ना ऑर्गेनाइज्ड। ये मुझे बताएंगे जो चार हमने वहां पर रिटायर बाबू बिठाए हुए हैं, जो जजेस हैं, उनसे जरा सवाल जवाब होने चाहिए कि आप इस कौम से तनख्वाहें लेते हैं, आप पैसे लेते हैं और आप बैठ के अयाशा कर रहे हैं, और आपको लगाने वाले ये पॉलिटिशियंस हैं जो आज ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने काम नहीं किया। अगर इन्होंने काम नहीं किया तो आपने पार्लियामेंट में इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? आपने कोई चेंजेस किए हैं, कोई इनके खिलाफ सख्ती की है? सेनेट की स्पेशल कमेटी, पूरा सेनेट का हाउस बैठ के ये जिम्मेदारी, रूल ऑफ लॉ और इलेक्शन कमीशन की भी बात हो रही है, हम पूरा डिस्कस कर रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन डिलीवर नहीं कर सका, जो कि नहीं कर सका, अल्टीमेट इसकी रिस्पांसिबिलिटी आपकी पार्लियामेंट पे है, ये नवाज शरीफ साहब पे, आसिफ जरदारी पे, जिन्होंने अपने बंदे वहां पे लगाए थे। राइट। समी इब्राहिम साहब, मैं आपसे वेरी क्विकली ये जानना चाहूंगा कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस या सादिक साहब उस ओहदे पे रहे
اور اسی دوران جب وہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے خواجہ آصف صاحب نے اپنے سال کا بہترین ڈائیلاگ کہا تھا، کوئی شرم کوئی حیا، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں آپ شرم حیا کی بات کر رہے ہیں، میں ایک جنرل صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم میں خرابی ہوئی اور جو فیصلہ آیا ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ جب آپ اپیل میں جاتے ہیں تو آپ جا کے یہ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم میں خرابی نہیں ہوئی، یہ جو میرا مینڈیٹ ہے یہ در حقیقت حقیقی اور اصلی مینڈیٹ ہے، تو بنیادی طور پر آپ اس سسٹم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سپریم کورٹ آئیں گے، وہاں سے آپ اس پر سٹے آرڈر لیتے ہیں۔ اگر مورلی کچھ شرم حیا ہوتی اور آپ بھی یہ سمجھتے کہ یہ سارے کا سارا نظام جو ہے اس کو تبدیل ہونا ہے تو آپ کہتے کہ ٹھیک ہے ہم اس کا حصہ نہیں تھے، اب یہ ثابت ہو گیا کہ یہاں پر بے ضابطگی ہوئی ہے، میرا مینڈیٹ اصلی نہیں ہے، اس لیے میں قوم کے پاس واپس جاتا ہوں، ہم اس کو کریکٹ کرتے ہیں، اس کو ریفارم کرتے ہیں اور ہم دوبارہ الیکشن کرواتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا، وہ اس پرانے سسٹم نے جو کچھ دیا ان کو اس کو بچانے کے لیے، اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں، تو پھر یہ تو اس چوری میں برابر کے شریک ہے ارشد، یہ اس ڈاکے میں برابر کے شریک ہے۔ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں چوری میں برابر کے شریک ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے نا، انہوں نے تھوڑا سا اس کو ٹویسٹ کر دیا۔ اگر تو یہ ہو کہ یہ جو اگر ان کے سسٹم میں خرابی تھی الیکشن کمیشن کی، وہ ان حلقوں میں بھی تھی جہاں عمران خان صاحب جیتے ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ ابھی تو ایک حلقے کی بات ہو رہی ہے نا، ہم ایک براڈ اوورآل کی بات کر رہے ہیں، اور یہ سچی بات ہے کہ ضلع لیول کے اوپر الیکشن کمیشن کے 6 بندے ہیں اور ایک گاڑی ہے، اور آنیسٹ ٹو گاڈ یہ پوری طرح ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ شفقت محمود صاحب، جب آپ لوگ قومی اسمبلی گئے، عمران خان صاحب بیٹھے تھے، شاہ محمود صاحب ان کے ساتھ بیٹھے تھے، اور اس وقت ڈیفنس منسٹر نے کچھ الفاظ کہے تھے، کیا ان الفاظ کی گونج کچھ شرم کرو کچھ حیا کرو وہ آج ایاز صادق صاحب کے کانوں میں گونج رہی ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں نون لیگ کے سب کے کانوں میں گونجنی چاہیے، اور خواجہ آصف جس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو سب سے زیادہ تو ان کے کانوں میں گونجنی چاہیے، کیونکہ ان کا جو اپنا انتخاب ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں اس وقت موجود ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو 218(3) جو ہے آئین کا، یہ صرف irregularities کی بات نہیں کرتا۔ 218(3) یہ کہتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اٹس اے ریسپانسبلٹی آف دی الیکشن کمیشن کہ الیکشن فری ہو، فیئر ہو، جسٹ ہو اور اکارڈنگ ٹو لا ہو۔ تو اس لیے یہ صرف irregularity کی بات نہیں ہے، یہ ٹریبیونل نے اس میں بھی فیصلہ کیا ہے اور 125 میں بھی فیصلہ کیا ہے کہ یہ الیکشن نہ فری تھا، نہ فیئر تھا، نہ ان اکارڈنس ود لا تھا۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن جب بنا تھا ان کے پاس ایک انویسٹیگیٹو فورم تھا، اور جو TOR نمبر 1 تھی وہ تھی 2183۔ آئی وش کہ جوڈیشل کمیشن کا وہ جو انویسٹیگیٹو آرم تھا اور جو آرڈیننس میں پرووائڈ کیا گیا تھا ان دا شیم آف اے اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم، آئی وش کہ وہ اس سے کچھ اور حلقوں کی بھی ڈیٹیل اسکروٹنی کرتے، کیونکہ جہاں جہاں ڈیٹیل اسکروٹنی ہو رہی ہے اور وہ انفارچونیٹلی لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد ڈیٹیل اسکروٹنی جو ہے وہ ممکن ہوتی ہے، وہاں پتہ لگ رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ قانون آئین کے مطابق نہیں ہوا۔ تو اس لیے اگر بار بار یہ نظر آ رہا ہے تو یقیناً اس الیکشن پہ بہت سارے سوالات ہیں۔ بالکل شفقت محمود صاحب، میری اطلاعات کچھ ہے، میں آپ سے بریک ابھی لینی ہے، لیکن بریک کے بعد یقیناً جاننا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کی جو تقریر اختیار ہو رہی ہے جو انہوں نے قومی اسمبلی میں واپسی میں دینی ہے، اس میں بھی کچھ خواجہ آصف صاحب نے جو الفاظ کہے تھے اسی سے ملتی جلتی کچھ تیاری ہو رہی ہے، آپ سے کنفرمیشن یا ڈینائل چاہوں گا۔ اور ناظرین، ہماری عدالتوں کے بارے میں ایک امپریشن ہے کہ جب بھی پاکستان مسلم لیگ نواز نے انہیں اپروچ کیا ہے انہیں ہمیشہ ریلیف ملا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ الزام لگاتی رہی ہے، اعلیٰ عدلیہ پہ لگاتی رہی ہے کہ کچھ شاید تھوڑا سا جھکاؤ فیصلوں میں اس سائٹ پہ نظر آتا ہے۔ کیا یہ چیزیں جسٹس جواد خواجہ کے چیف جسٹس بننے کے بعد بدل جائیں گی؟ ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پاکستان کے آنریبل ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے جب پاکستان تحریک انصاف اسمبلی میں واپس آئی تو کچھ الفاظ کہے۔ آج جگہ جگہ یہی بات ہو رہی ہے کہ کیا ان الفاظوں کی گونج آج ایاز صادق صاحب تک پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی؟ وہ کیا الفاظ تھے، آئیے سنتے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی تھوڑی سی گریس ہونی چاہیے، تھوڑی سی ایتھکس ہونی چاہیے، تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے، تھوڑی سی حیا ہونی چاہیے کہ جہاں آ کے بیٹھتے ہیں اور باہر جا کے کہتے ہیں کہ دھاندلی کی اسمبلی ہے۔ پلیز خاموش ہو، کوئی حیا کرو، خاموش ہو جی، پلیز کائنڈلی تشریف رکھیں۔ مہینے کنٹینر پہ گالیاں دیتے رہے ہو،
تشریف رکھیں اور پھر آ کے بیٹھے ہوئے ہو. تو خدا کا خوف کرو. کوئی اخلاقیات بھی ہوتی ہے, کوئی ایتھکس بھی ہوتی ہے, کوئی حیا بھی ہوتی ہے, کوئی شرم بھی ہوتی ہے. ایک دوسرے کی شکلیں کیوں دیکھتے ہیں, کوئی شرم کرو. جی جنرل صاحب, اسپیکر ایاز صادق صاحب اس وقت بھی کہہ رہے تھے خاموش رہیں, کیا ان کو یہ اندازہ تھا کہ شاید یہ الفاظ انہی کے کانوں میں گونجیں گے, اس لیے خواجہ صاحب کو چپ کروا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ خواجہ صاحب میرے خیال میں یہ ٹرولی ایاز صادق صاحب پہ نہیں آتی کہ کچھ گریس ہونی چاہیے. ان کے اندر گریس ہے. ہی سیڈ میں یہ الیکشن کمیشن کا جو ٹریبیونل کا فیصلہ قبول کرتا ہوں, میرے تحفظات ہیں. یہ گریس کی بات ہے نا. اور انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے نہ ہی تضحیق کی ہے اسمبلی کی کسی لحاظ سے بھی. اور یہ وہ تضحیق آگے نہیں ہے کہ آپ ایک جعلی صاف شفاف الیکشن ہو, آپ آگے کسٹوڈین آف دا ہاؤس بن جائیں, اس سے بڑی تضحیق کیا ہوگی؟ پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھ انہوں نے یہ جو ابھی الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ ہوا ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا الیکشن کا قلم اور جو ہارا ہوا بندہ وہ جیت گیا. پہ تو سوالات اٹھ گئے. دیکھیں اس طرح کی irregularities سارے حلقوں کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر تھوڑی زیادہ ہوئی ہے. شفقت محمود صاحب, ایک جنرل امپریشن یہ آتا ہے کہ جب عدالتوں میں کیسز چلے جاتے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی اکثر یہ الزام لگاتی رہی ہے کہ جناب جو فیصلے آتے ہیں وہ اکثر نون لیگ کی فیور میں آتے ہیں. اب جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب آگے, آپ کو کتنی توقع ہے کہ وہ اس پہ فیصلہ کر سکیں گے اپنی مدت میں, یا یہ بھی لمبے سٹے آرڈر میں لمبا پڑا رہے گا؟ دیکھیں میں موجودہ جوڈیشری کے بارے میں تو کچھ نہیں کہنا چاہتا, لیکن اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. وہ تو ہم بھی نہیں کہنا چاہتے, معاف کیجیے گا. باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ پہ حملہ کس نے کیا, نون لیگ نے کیا. نواز شریف نے حملہ کروایا سپریم کورٹ کے اوپر, لیکن اس کے باوجود اگر آپ تاریخ دیکھیں تو ان کو بہت ساری ریلیف جو ہے وہ سپریم کورٹ سے اور عدالتوں سے ملتی رہی ہے. ابھی بھی ان کو ایک تو اب آپ حملہ کریں گے سپریم کورٹ پہ؟ نہیں, خدا نہ خواستہ ہم کبھی ایسا نہیں کریں گے. اور یہ جو آپ نے خواجہ آصف کا کلپس, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں سنتا ہوں, کیونکہ خواجہ آصف کو میں پچھلے 50 سال کے ساتھ عمران خان صاحب کو بھی کافی دکھ ہوتا ہے, ایاز صادق صاحب کو بھی آج دکھ ہو رہا ہوگا. شفقت صاحب یہ ایک المیہ ہے کہ یہ جو خواجہ آصف صاحب کے تاریخ ساز جملے ہیں شاید ان کے پوتے بھی دہراتے رہیں گے. مگر اسی سیالکوٹ سے پہلے جو ہے وہ فیض صاحب یا علامہ اقبال صاحب ہوتے تھے, اب سیالکوٹ جو ہے نا اس طرح کے جملوں کے لیے رہ گیا. میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے. شفقت محمود صاحب کو میں بہت اچھا جانتا ہوں. آئی ایم شور کہ جب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کہتے تھے اس وقت بھی ان کو دکھ ہوتا ہے. رائٹ, جنرل عبدالقیوم صاحب, عامر متین صاحب, رؤوف کلاسا صاحب, سمیع ابراہیم صاحب, شفقت محمود صاحب, سب کا پروگرام کا شکریہ. ناظرین, ایک انتہائی اہم فیصلہ ہے NA 122 کا, جس کے سیاسی اثرات ہوں گے, آئینی اثرات ہوں گے, اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے فیصلہ کیا ہے کہ قانونی راستہ اختیار کریں گے, مورل ہائی گراؤنڈ اس پہ نہیں لیں گے. اور مورل ہائی گراؤنڈ نہیں لیں گے, قانونی راستہ اختیار کریں گے, اور مورل ہائی گراؤنڈ یقیناً نہیں لیں گے. اسپیکر کے عہدے سے استعفیٰ نہیں دیں گے. شاید سٹے آرڈر پہ اسپیکرشپ چل سکتی ہے یا نہیں چل سکتی, یہ خود ایک بہت بڑا قانونی سوال ہے. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.